नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी हमारी पौराणिक कथाएं क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ कुछ और भी गहरा छिपा है। आज हम एक ऐसे ही एक गजब के सफर पे निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। हम हिंदू माइथोलॉजी और आज की कॉस्मोलॉजी के बीच की कुछ ऐसी हैरान करने वाली समानताओं को देखेंगे जिन्हें जानकर शायद सोचने का नजरिया ही बदल जाए। भगवद गीता का ये श्लोक देखिए, ये हमारी आज की बातचीत के लिए एक कह सकते हैं गहरी नींव रखता है। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। मतलब आसान भाषा में समझें तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसकी हमारी समझ असल में हमारे अपने ही अंदर का एक आईना है। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि चाहे प्राचीन ऋषि हों या आज के साइंटिस्ट्स, दोनों ही उस एक परम सच को समझने में लगे हैं जिसे वे देख पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये प्राचीन कहानियां और मॉडर्न साइंस दोनों एक ही सच की कहानी सुना रहे हों? बस भाषा अलग हो, तरीके अलग हों, सिंबल्स अलग हों। यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में रहेगा। तो ये थियरी है क्या, इसे समझते हैं। एक पल के लिए बस इमेजिन कीजिए कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि वो सिर्फ संत नहीं थे, बल्कि अपने समय के साइंटिस्ट्स थे। हाँ, उनके पास आज की तरह मैथ्स की इक्वेशंस या डेटा शीट्स नहीं थीं, लेकिन उनके पास थीं कहानियाँ, उनके पास थे रूपक, जिनके जरिए वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े मुश्किल रहस्यों को आम लोगों तक पहुंचाते थे। एक ऐसा तरीका जिससे ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से। आखिर इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई कैसे? और यहीं पर हमें पहली और शायद सबसे कमाल की, सबसे हैरान करने वाली समानता देखने को मिलती है। जरा इस सीधी तुलना पर एक नजर डालिए। एक तरफ है ब्रह्मा के जन्म की कहानी, एक बीज जिसमें परम तत्व यानी ब्रह्म और रचनात्मक ऊर्जा यानी माया दोनों मौजूद हैं। वो ब्रह्मांडीय जल में बोया जाता है। फिर वो बीज एक सुनहरा अंडा यानी हिरण्यगर्भ बन जाता है, और जब वो अंडा टूटता है तो उससे पूरा ब्रह्मांड पैदा होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, बिग बैंग थ्योरी। यूनिवर्स की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी से हुई, मतलब एक ऐसा बिंदु जिसमें सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ एक जगह बंद था। फिर उस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ और यह ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। सोचिए, एक बीज और एक सिंगुलैरिटी, एक सुनहरा अंडा और एक महाविस्फोट। ये समानताएं वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है ना? अच्छा, तो यूनिवर्स की जन्म से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समय की, यानी टाइम की। क्या टाइम हमेशा एक सीधी लाइन में आगे बढ़ता है या इसका नेचर कुछ और ही है? देखिए, हिंदू कॉस्मोलॉजी में ना समय को एक सीधी सड़क की तरह नहीं देखा जाता। ये एक साइकिल है, एक पहिया है जो घूमता रहता है। ये 4 महान युगों से गुजरता है: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और फिर हमारा आज का युग, कलयुग। और मजे की बात यह है कि हर साइकिल के अंत में विनाश होता है और फिर एक नई शुरुआत, एक नया क्रिएशन। ये एक लीनियर सोच नहीं है, ये एक बहुत बड़े कॉस्मिक स्केल पर सोचने का तरीका है। और टाइम के इसी अजीबोगरीब नेचर को महाभारत की एक कहानी बहुत खूबसूरती से समझाती है। राजा कुकुदमी की कहानी। वो अपनी बेटी रेवती के लिए एक सही वर ढूंढने के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां ब्रह्मा से मिलने के लिए उन्हें सिर्फ कुछ पल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस धरती पर लौटते हैं तो यहाँ हजारों साल बीत चुके होते हैं। उनके जानने वाले सब खत्म हो चुके होते हैं। अब आते हैं मॉडर्न साइंस पर। आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें एक कॉन्सेप्ट है टाइम डायलेशन का। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टाइम हर किसी के लिए एक स्पीड से नहीं चलता। ये इस पर डिपेंड करता है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है या कितनी मजबूत ग्रेविटी वाली जगह पर है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर देखिए। जिस तरह बहुत तेजी से स्पेस में ट्रैवल कर रहे एस्ट्रोनॉट्स के लिए समय धीमा हो जाता है, ठीक वैसे ही राजा कुकुदमी के लिए ब्रह्मलोक में, जो शायद एक बहुत ज्यादा ग्रेविटी वाली जगह होगी, समय धरती के मुकाबले बहुत बहुत धीरे बीता। उनकी कहानी टाइम डायलेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल लगती है ना? वो भी आइंस्टीन के जन्म से हजारों साल पहले। अच्छा, देवर्षि नारद को तो हम सब जानते हैं। वो पलक झपकते ही एक लोक से दूसरे लोक पहुंच जाते थे। ब्रह्मांड की लंबी लंबी दूरियां एक पल में तय कर लेते थे। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक जादुई शक्ति थी या ये भी किसी गहरी कॉस्मिक सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी? देखिए, आज की फिजिक्स में वर्म होल की एक थ्योरी है। यह स्पेस टाइम में एक तरह की, कह लीजिए, एक काल्पनिक सुरंग है जो यूनिवर्स के दो बहुत दूर के पॉइंट्स को जोड़कर एक शॉर्टकट बना देती है। अब जरा सोचिए,
नारद मुनि की यात्राएं काफी हद तक इसी आइडिया से मिलती जुलती नहीं लगती? चलिए अब अपनी सोच का दायरा और भी बड़ा करते हैं। क्या ये जो हमारा यूनिवर्स है ये अकेला है? और आखिर में इसका होगा क्या? इसका अंत कैसा होगा? पुराणों में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कल्पना की गई है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तो उनकी हर एक सांस लेने और छोड़ने के साथ अनगिनत यूनिवर्स, अनगिनत ब्रह्मांड बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ एक पोएटिक बात नहीं है, ये एक साथ कई पैरेलल दुनियाओं के होने का आइडिया है। और मजे की बात यह है कि ये आइडिया आज की साइंस की मल्टीवर्स थ्योरी से बिल्कुल मेल खाता है। मल्टीवर्स थ्योरी भी यही कहती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत पैरेलल यूनिवर्स के एक बहुत बड़े समूह का बस एक हिस्सा है। और यूनिवर्स के अंत के बारे में क्या कहा गया है? माइथोलॉजी के हिसाब से कलयुग का अंत विनाश का समय होगा। या तो विनाश के देवता शिव सब कुछ खत्म कर देंगे, या फिर विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि सारी बुराई का अंत करेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस विनाश के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, बल्कि साइकिल फिर से शुरू होती है। एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन दब जाता है। अब साइंस की बात करें तो वो भी यूनिवर्स के अंत की दो बड़ी संभावनाएं बताता है। एक है बिग क्रंच। इसमें माना जाता है कि यूनिवर्स का फैलना एक दिन रुक जाएगा और ग्रेविटी की वजह से सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा। दूसरी थियरी है बिग फ्रीज। इसके हिसाब से यूनिवर्स हमेशा फैलता ही रहेगा जब तक कि उसकी सारी गर्मी, सारी ऊर्जा खत्म ना हो जाए और सब कुछ ठंडा और बेजान हो जाए। तो मतलब तरीके भले ही अलग अलग बताए गए हों, कहानी का अंत कैसे होगा ये अलग हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि प्राचीन माइथोलॉजी हो या मॉडर्न कॉस्मोलॉजी, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हम जिस यूनिवर्स को जानते हैं उसका एक न एक दिन एक निश्चित अंत जरूर होगा। तो ये सब हमें आखिर में उसी बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अपनी चेतना से, अपने ध्यान से ब्रह्मांड के उन रहस्यों को देख पा रहे थे जिन्हें आज साइंस अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप से खोज रहा है? या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ गहरे मेटाफर्स हैं? शायद इसका जवाब हर किसी को अपने अपने नजरिए से खोजना होगा। चाहे ये मिथक हो या सहज ज्ञान, ये समानताएं हमें हमेशा सोचने और खोजने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। और इस खोज को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दिया है गणपत व्यास ने। अगर आप भी ऐसे ही और भी गहरे और दिलचस्प विषयों में रुचि रखते हैं तो हमारे स्पॉन्सर की वेबसाइट lifedevote.com पर जरूर विजिट करें। वहां आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस पूरी चर्चा पर आपके क्या विचार हैं, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये सफर पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी कमाल के विषयों पर हमारी अगली प्रस्तुतियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।